हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अपना सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करते हैं। और सॉलिड स्टेट हम अपनी 12th लेवल की पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि बॉयड किसे कहते हैं और यूनिट सेल और जो हमारी लैटिस होती है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी कि बॉयड क्या है, लैटिस क्या है और हमारी यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है, अच्छा हमने बॉयड पढ़ी थी। हमारी बॉयड 2 टाइप्स की होती है, 2D बॉयड और 3D बॉयड। 2D बॉयड हमारी 2 टाइप्स की होती थी, ट्राइंगुलर और स्क्वायर प्लेनर बॉयड होती थी। अच्छा 3D बॉयड हमारी 3 टाइप्स की होती थी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड क्यूबिकल बॉयड होती थी। ये अच्छी तरह से हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या थी, अपना अरेंजमेंट। कि हमने कहा था आपसे कि जो हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन होता है वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलकर के होता है। ठीक है, अब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड को बनाते हैं। तो वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल उस सॉलिड में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम पढ़ते थे। हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था पिछले लेक्चर में, शायद मे बी फर्स्ट लेक्चर ही होगा, उसमें बता दिया था कि अरेंजमेंट 2 टाइप्स का होता था, रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट। जो रेगुलर अरेंजमेंट होते थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड देते थे और जो इरेगुलर अरेंजमेंट होते थे वो अमरफस सॉलिड देते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन से सॉलिड स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपना स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इतनी बात हमने सीख ली थी। तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट पढ़ेंगे अपना। और अरेंजमेंट हम कौन सा पढ़ेंगे, 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि सारे के सारे हमारे जितने भी दुनिया में सॉलिड हैं, इस दुनिया में जितने भी आपको सॉलिड मिलेंगे वो सारे के सारे 3D सॉलिड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2D सॉलिड और 1D सॉलिड होता नहीं है। लेकिन हमें 2D और 1D अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हालांकि सारे सॉलिड 3D होते हैं, सारे सॉलिड 3D होते हैं, तो 3D का अरेंजमेंट पढ़ने के लिए, 3 डायमेंशनल सॉलिडों का अरेंजमेंट सीखने के लिए हमको 2 डायमेंशनल सॉलिड का अरेंजमेंट सीखना होगा, यानी कि 2D अरेंजमेंट सीखना होगा। और 2D को सीखने के लिए हमें 1D अरेंजमेंट सीखना होगा। तो हमने कहा था सबसे पहले हम 1D अरेंजमेंट सीखेंगे, 2D अरेंजमेंट सीखेंगे, उसके बाद हम 3D अरेंजमेंट सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। और सॉलिड में कौन सा सॉलिड पढ़ते हैं हम, क्रिस्टलाइन। कौन सा सॉलिड पढ़ते हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। अच्छा, हम क्यों पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्योंकि हमें उसकी क्या पता करनी होती है, प्रॉपर्टी। क्या फाइंड करनी होती है हमें, प्रॉपर्टी। अच्छा, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी पता करने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, अरेंजमेंट। कि भैया वो बना कैसे है, उसके जो एटम्स, आयंस हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, तभी तो हम किसी की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकेंगे। इतनी बात आई समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड का हमें प्रॉपर्टी पता करने के लिए हमें उसका अरेंजमेंट पढ़ना होता है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, उसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज होकर के हमारे सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अरेंजमेंट टॉपिक को। किसको, अरेंजमेंट को। अरेंजमेंट देखते हैं। हमने कहा था कि सारे दुनिया में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, सारे दुनिया में 3D सॉलिड होते हैं। सारे दुनिया में 3D सॉलिड होते हैं। तो हमें कौन सा अरेंजमेंट पढ़ना होगा, 3D अरेंजमेंट पढ़ना होगा। लेकिन हमने बोला कि 3D अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए हमें 2D अरेंजमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है और 2D को सीखने के लिए 1D अरेंजमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम 1D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि जो 1D से हमें अरेंजमेंट सीखेंगे वो हम 2D में काम आएगा सीखने के लिए, 2D से सीखेंगे वो हमें 3D में काम आएगा। तो हम सबसे पहले जो अरेंजमेंट है वो अपना 1D अरेंजमेंट पढ़ते हैं। कौन सा, 1D अरेंजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, 1D अरेंजमेंट सीखते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये 1D, 2D और 3D होते क्या हैं।
बंडी का मतलब यह होता है किसी एक एक्सिस पर एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स उसके लाई कर रहे हैं, या तो वो एक्सिस एक्स हो सकती है या वाई हो सकती है या वो एक्सिस जेड भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वो एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, ओनली वन एक्सिस पर लाई करे। कौन सी? वन एक्सिस पर, ठीक है, ओनली वन एक्सिस होनी चाहिए। गॉट इट। अच्छा, हमने बताया 2D एक्सिस। 2D एक्सिस का मतलब ये होता है 2D अरेंजमेंट, या 2D का मतलब ये होता है कि वो 2 एक्सिस पर लाई करे। कितने पर? 2 एक्सिस पर लाई करे, या तो वो एक्सिस एक्स बाई हो, या कौन सी हो सकती है? एक्स बाई हो, या बाई जेड हो सकती है, या जेड एक्स हो सकती है। कोई भी एक्सिस हो वो 2 एक्सिस पर लाई करेगा, या तो एक्स बाई एक्सिस पर लाई करे, या बाई जेड पर लाई करे, या जेड एक्स पर लाई करे। यानी कि 2 एक्सिस पर लाई करे तो 2D है, 1 एक्सिस पर लाई करता है, या तो एक्स पे ही करे, या तो एक्स पे ही करे, या बाई पे करे, या जेड पर करे, तो वो बंडी है। और 2D का मतलब 2 एक्सिस पर लाई करता है, और 3D का मतलब होता है हमारा, 3D का मतलब होता है कि भैया रे वो 3 एक्सिस पर लाई करे, एक्स बाई जेड तीनों एक्सिस पर लाई करे, तो वो होता है हमारा 3D। क्या होता है? वो हमारा 3D, यानी एक्स एक्सिस पर लाई भी करे, वाई पर भी करे, और हमारा जेड पर भी करे, ठीक है। एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर लाई करता है, तो हमारा वो कौन सा अरेंजमेंट होता है? 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक करके 1D अरेंजमेंट की, ठीक है। 1D अरेंजमेंट का मतलब पहली बात सीखे आप कि वो 1 एक्सिस पर लाई करता है, या तो एक्स एक्सिस में ही हमारे एटम अरेंज हो, या बाई एक्सिस में अरेंज हो, या जेड एक्सिस में अरेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल बशर्ते हमारे जो एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एक ही एक्सिस में लाई करें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बंडी अरेंजमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। बंडी अरेंजमेंट, या तो हम क्या करते हैं, एटम ही होते हैं, ठीक है, और एटम सारे 3D होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बंडी अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या था, ये हमारा कोई एक एटम है, और इसके बगल में एक एटम अरेंज कर दिया, और इसके बगल में एक और एटम लगा दिया, एक और एटम लगा दिया, इसके बगल में एक और, इसके बगल में एक और है। ऐसे ही हम एटम को अरेंज कर दिए। मान के चला ये एक्स एक्सिस पर अरेंजमेंट है, ये भी हमारा क्या हो सकता है? बंडी अरेंजमेंट हो सकता है। ये कौन सी? एक ही एक्सिस है, कौन सी एक्सिस पर है? हमारी एक्स एक्सिस पर है। कौन सा भैया? एक्स एक्सिस पर अरेंजमेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने एटमों को, यानी कि एक ही एक्सिस पर एक ही डायरेक्शन में हमने एटम को अरेंज कर दिया, इसे हम बंडी अरेंजमेंट कह सकते। अच्छा, कोई जरूरी थोड़ा ये है कि हम एक्स पर ही इसको अरेंज करें, बाई पर भी तो कर सकते हैं, तो हम इसको बाई पर भी कर देते हैं। लो, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम लगा दिया, इसके जस्ट बगल में एटम, इसके जस्ट बगल में एटम। ये हमारा हो गया कौन सी एक्सिस पर? बाई एक्सिस पर, ठीक है। कौन सी एक्सिस पर? बाई एक्सिस पर। ये हमारा कौन सी एक्सिस पर हुआ? बाई एक्सिस पर हुआ। कौन सी एक्सिस पर हुआ? ये हमारा बाई एक्सिस पर हुआ। ये हुआ एक्स पर, ये हुआ बाई पर। किसी एक एक्सिस पर अरेंज होना चाहिए, या तो एक्स पर अरेंज है या बाई पर अरेंज है। अब जेड तो हम बना नहीं सकते, इस पर जेड क्या है? यूं एक एटम, फिर यूं एटम, फिर यूं एटम, फिर यूं एटम। अब बोर्ड से आगे या बोर्ड से पीछे तो एटम रख नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है बनाने का, ठीक है। यानी कि जेड का मतलब क्या होगा? ये एटम रखा हुआ है हमारा, एटम का मतलब फुटबॉल रखी, ये फुटबॉल, जस्ट ये फुटबॉल, फिर जस्ट ये फुटबॉल, फिर जस्ट ये फुटबॉल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जेड एक्सिस, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि वो एटम किसी भी एक ही एक्सिस पर लाई करें, मीन्स या तो एक्स पर हैं तो एक्स पर ही हो, या बाई पर हैं तो बाई पर हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बंडी अरेंजमेंट कह सकते हैं। आई थिंक गॉट इट, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी ये बात है। अच्छा, क्वेश्चन कैसा बनता है भाई साहब? तो क्वेश्चन इससे ऐसे आ सकता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है और सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? वो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप यहाँ वहां पर जाकर के अलग से पढ़ोगे कि उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये यहाँ पर आप पढ़ रहे हो सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। उसके बाद क्योंकि हमारे 2D में भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को मिलेगा, हमें 3D में भी निकालना पड़ेगा, तो हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की है, उसके बाद हम अपने अरेंजमेंट पर वापस आते हैं। तो हम आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए,
देखो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसे मैं CN बोल रहा हूं, CN से डिनोटेट कर रहा हूं। CN का मतलब है यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है, कार्बन नाइट्रोजन नहीं है CN का मतलब। यहाँ पर CN का मतलब है, यहाँ पर CN का मतलब क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में 2 टाइप से पूछा जा सकता है। या तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने शायद बता दिया होगा आपको, वर्ड में पढ़ाई थी तो, या तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किसका पूछा जाता है, वर्ड का, शायद बता दिया मैंने। ठीक है, फिर भी देखो बता देता हूं, या तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड का पूछा जाएगा या पूछा जाएगा एटम का। इन 2 चीजों का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको वर्ड का पूछा जाए तो आप ये ध्यान के रखिए कि वो जो वर्ड है वो कितने एटम से मिलकर बनी है, वर्ड कितने एटम से मिलकर के बनी है, कितने एटम से मिलकर बनी है। वर्ड जितने एटम से मिलकर बनी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। आपको वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो बस ये देख लो कि ये वर्ड भाई साहब कितने एटम से मिलकर बनी है। जितने, अब वो 3 एटम से मिलकर के बनी है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 6 से मिलकर बनी है तो 6, 8 से मिलकर बनी है तो 8। जितने भी एटम से मिलकर के वो वर्ड आपकी मिलकर बनी है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। ठीक है, ये हमने बोर्ड में आपको बता दिया है। लेकिन हमें एटम का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखी है कि वो जो एटम है वो कितनों को टच कर रहा है, कितने अपने आसपास वाले, इतने अगल बगल वाले। इधर भी एटम होगा, उधर भी एटम, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। यहाँ तो लेकिन बंडी है, लेकिन 3D में आओगे इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, किधर भी एटम होगा। ठीक है, चारों तरफ एटम फैला हुआ होगा। तो आप सिर्फ एक ध्यान में रखो, हम जिस भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं वो एटम कितने एटम को टच कर रहा है। कौन सा एटम जिसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वो एटम कितने एटम को टच कर रहा है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम में हमें याद करना है कि कितने एटम को टच कर रहा है जी, टच कर रहा है जी, कितने एटम को टच कर रहा है जी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम में हमें पता करना होता है कि भैया कितने एटम को वो टच कर रहा है। जितने एटम को वो टच कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वर्ड में कितने एटम से मिलकर बनी है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलिए हम बंडी अरेंजमेंट में जो एटम है उसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कि बंडी अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का होगा। बंडी अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर एटम की बात कर रहा है, चाहे वो बंडी अरेंजमेंट हो, चाहे हम 2D अरेंजमेंट पढ़े या पढ़े हम अपना 3D अरेंजमेंट, कोई सा भी अरेंजमेंट पढ़े, तो बंडी पढ़े या 2D पढ़े या 3D पढ़े, तो आपको ये ध्यान में रखिए अगर वह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड एटम की बात कर रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, परफेक्ट एटम का सिलेक्शन करोगे। पहली प्रायोरिटी आपकी होगी सेलेक्ट द परफेक्ट एटम, यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, परफेक्ट एटम को क्या करना होगा भैया, सेलेक्ट करना होगा। तो परफेक्ट एटम क्या सेलेक्ट करना होगा, परफेक्ट का मतलब ये होता है वो एटम परफेक्ट होगा यहाँ पर जिसके बाद कोई एटम नहीं लगे, जिसके बाद कोई एटम ना आ सके। हम मान के चलें ये क्या परफेक्ट होगा एटम हमारा, ये एटम हमारा क्या परफेक्ट होगा, भैया नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी हमारा क्या आ सकता है, एटम आ सकता है। यहाँ पर भी कोई एक क्लियर तो है नहीं कि यहीं तक है बंडी अरेंजमेंट, इसके बाद एटम नहीं रख सकते भाई इस सॉलिड में, ये तो कंफर्म नहीं है इसके बाद भी एटम, ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद भी हम अपना एटम रख सकते हैं, तो ये परफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा तो फिर परफेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला एटम परफेक्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये वाला एटम परफेक्ट होगा क्योंकि इसके बाद भी एटम रखा हुआ है, इससे पहले भी एटम रखा है, तो कोई चांस नहीं है इनके आसपास कोई भटक जाए भाई साहब, क्योंकि इनके इधर भी एटम रखे हैं, इनके इधर भी एटम रखे हैं। अब क्या चांस बनने इनके पास कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ये तो बीच में फंसे हुए हैं।
क्या है, फंसे हुए हैं, तो इनके बीच में कोई ही नहीं आ सकता। तो ये परफेक्ट हो गए, ये परपक्क हो गए, ये परफेक्ट एटम हो गए, इनके पास कोई दूसरा एटम भटक नहीं सकता, तो ये परफेक्ट एटम हो गए। अच्छा, इसके बाद जितने भी और ये एटम है ये सारे परफेक्ट हैं, लेकिन इसको छोड़ करके, क्योंकि इनके पास तो कोई दूसरा आ सकता है, ये का परफेक्ट है नहीं है। तो हमें क्या है, कोई एक परफेक्ट एटम मान लो, उसका सिलेक्शन कर लिया, मान लिया हमने हमारा परफेक्ट एटम ये है। तो हम अब क्या कहते हैं, हमने किया था एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि वो कितनों को टच कर रहा है, कितने एटम को टच कर रहा है, वही वह का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये कितने एटम को टच कर रहा है, एक एटम ये रहा भैया, और एक एटम ये रहा, ये दो एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इसका बंडी जो अरेंजमेंट है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भैया वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बंडी अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको कितना करना है, 2 होगा, क्योंकि परफेक्ट एटम 2 एटम को टच कर रहा है, और जितने एटम को टच करता है कोई एटम, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। ठीक है। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करके दे दे, आपको ये पूछ ले कि भैया हम बंडी अरेंजमेंट का पूछ रहे हैं लेकिन परफेक्ट का नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि कॉर्नर वाले का क्या होगा, अगर वो कह दे स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई साहब, तब आपको परफेक्ट और परफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, आपको कॉर्नर वाला ही बनाना है, आपको कॉर्नर वाला ही बताना है। कौन सा बताना है, कॉर्नर वाला, ये वाला ही बताना है। ये कुन्ना पर है, माने कह दिया है कि हमको कुन्ना वाला एटम का चाहिए, हमें और का उसे मतलब ना है, तो हमें या तो ये मान लो या कोई एक मान लो, ये कुन्ने वाले एटम का उसने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। बस इतनी सी बात है, और तरीका भी यही है कि जितने को छू रहा होगा उतने ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये ले लो या ये ले लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये एटम कितने को टच कर रहा है, ये 1 को टच कर रहा है, ये भी कितने को कर रहा है, 1 को कर रहा है। कॉर्नर कोई सा भी हो सकता है, वो केवल कॉर्नर की बात कर रहा है, आप कोई सा कॉर्नर ले सकते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कॉर्नर वाले का बंडी अरेंजमेंट में कॉर्नर किसका, कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है। कितना, 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपका बंडी अरेंजमेंट। तो बंडी अरेंजमेंट में हमें क्या था, किसी एक एक्सिस पर लाई करनी चाहिए एटम, या तो बंडी एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस पर लाई करें, या बाई एक्सिस पर, या तो एक्स पर लाई करें, या बाई पर करें, या आपके जेड एक्सिस पर लाई करें। पहली बात, आपको अरेंजमेंट बनाना हमने सिखा दिया था, इस प्रकार से एक्स पर होंगे, इस प्रकार से बाई पर, इस तरीके से भैया जेड पर होंगे। बंडी 2D हमने आपको बता दिया था। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका है, दूसरा तरीका हमने बताया था कि आपको इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या है। तो मैंने बताया था एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको यह देखना होगा कि कितने एटम को ये टच कर रहा है। तो सबसे पहले इससे देखने से पहले आपको ये चूज करना होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है तो, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बंडी अरेंजमेंट क्या है, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, परफेक्ट एटम चूज करना है, नहीं तो आप आके कुन्ना वाले को बता दे। कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जब ही बताना है जब वो आपसे पूछ रहा है। आपने उस क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई साहब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से ही मतलब है, दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, और वो भी कॉर्नर वाले के एटम से, यानी कि कॉर्नर वाला ही चाहिए हमें, तो आप कॉर्नर वाला दोगे। अगर कॉर्नर की बात क्वेश्चन में नहीं कर रहा है तो आप परफेक्ट एटम का सिलेक्शन कीजिए। परफेक्ट एटम का सिलेक्शन करने के बाद देख लीजिए ये परफेक्ट एटम कितने को टच कर रहा है, और जितने को टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाता है। इतनी बात थी आपकी बंडी अरेंजमेंट में। अच्छा, बंडी अरेंजमेंट से हम किस में आएंगे अब, 2D अरेंजमेंट। ठीक है, बंडी अरेंजमेंट से हम अपना 2D अरेंजमेंट में आते हैं। किससे, ये रहा हमारा बंडी अरेंजमेंट। बंडी अरेंजमेंट की सारी बात आपको समझ में आ गई है। अब आ गई है बात समझ में, तो आगे हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब 2D अरेंजमेंट क्या है। बंडी अरेंजमेंट हमने कैसे बनाया था, ये एटम के पास एटम, ये हमारा बंडी अरेंजमेंट था। अब इस बंडी अरेंजमेंट से हम किस पर आते हैं, 2D अरेंजमेंट पर। किस पे आ रहे हैं भैया, 2D अरेंजमेंट पर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये 2D अरेंजमेंट
में आपके एटम किस तरीका से सेलेक्ट हो सकते हैं 2D में। पहली बात, ये आपका बंडी अरेंज है, इधर भी हमने बंडी लगा दिया। कितने तरीका हो सकते हैं बंडी से 2D आने के? पहला तरीका तो यह है कि एटम के नीचे एटम सेलेक्ट किया जाए, यानी कि जो हमारा बंडी अरेंजमेंट है उसके नीचे फिर एटम लगा दिया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ये हो गया 2D अरेंजमेंट। पहला तरीका यह है कि इस एटम के नीचे एटम, इस एटम के नीचे, इसके नीचे एटम, इसके नीचे एटम, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इस एटम के नीचे, इस एटम के नीचे, इस एटम के नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, एटम के नीचे एटम और एटम के नीचे एटम और एटम के नीचे एटम। ठीक है, ये पहला तरीका ये हो सकता है हमारा 2D अरेंजमेंट करने का। 2D बंडी से 2D आने का, यानी कि एटम से नीचे एटम, एटम से नीचे एटम, एटम से नीचे एटम, यानी कि हम पहली वाली जो लेयर है उसको हम ए नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देंगे? अगर हम इसे को ए नाम ले देते हैं, फर्स्ट लेयर को जो बंडी अरेंजमेंट होती है, अब इसके जस्ट नीचे, एटम के नीचे जस्ट नीचे एक और लेयर बना दी, तो ये ए जो लेयर है इसी के सेम ही वाली तो लेयर है। जो ये ऐसी लेयर बनी हुई है उससे क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है, सेम है। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नीचे वाली जितनी भी है वो भी ए है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका नाम होता है आपका ए टाइप 2D अरेंजमेंट। ए टाइप 2D अरेंजमेंट, इसका नाम क्या हो गया आपका? ए टाइप 2D ए टाइप 2D अरेंजमेंट। ए टाइप 2D अरेंजमेंट। अच्छा, इसका नाम एक और है, वो नाम है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों नाम पड़ा भैया? ये तो ए टाइप 2D अरेंजमेंट होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। धैर्य रखो, थोड़ा टाइम रखो, अभी सब समझ में आ जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसका क्यों नाम रखा, अभी समझ लो। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या होता है? अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए टाइप 2D अरेंजमेंट होता है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो एटम है इनके बीच में, दो एटम के बीच में जो थोड़ी सी जगह सी दिख रही है, इसके जस्ट नीचे एटम लगा दिया जाए, इसके बीच में एटम, यहां पर, यानी कि जो दो एटम के बीच में जो जगह बच रही है वहां पर एटम। अच्छा, अब यहां और यहां, यहां, यहां और यहां और यूं, फिर इसके बीच में 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 यूं, फिर यहां लगा दो एटम, यानी कि फिर उसके बीच में, फिर उसके बीच में, फिर उसके बीच में। इस प्रकार से हम दूसरा तरीका अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? पहली लेयर को अगर हम ए नाम दे दें तो दूसरी क्या पहली वाले के सेम है? देखो कहां है, पहली वाली यूं बनी है, फिर उसके जो बीच में दो एटम के बीच में रखा हुआ है एटम, तो सेम नहीं है ना, तो इसका नाम दे दो हम बी। अच्छा, तीसरी वाली देखो, जो तीसरी वाली लेयर है वो फर्स्ट लेयर के बराबर है, जैसी फर्स्ट लेयर है सेम थर्ड लेयर है कि नहीं है? तो इसको फर्स्ट लेयर का नाम है ए, तो इसका भी नाम हो जाएगा ए। इसी प्रकार से ए बी वाली की समान है, तो इसका नाम हो जाएगा बी। तो इसका नाम हो जाएगा ए टाइप 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो 2D अरेंजमेंट ही होगा, अगर 3D पढ़ेंगे तो 3D अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? ए बी ए टाइप 2D अरेंजमेंट। ए टाइप 2D अरेंजमेंट इसका नाम होगा। अच्छा, इसका जो नाम होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है इसका नाम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका नाम सेकंड वाली का नाम क्या होगा? ये तो रही आपकी फर्स्ट वाली, इसका सेकंड वाले का हेक्सागोनल क्लोज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं कि इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों रखा और इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों रखा।
देखिए समझते हैं, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जो स्क्वायर यूनिट सेल होती है हमारी, जो हम यूनिट सेल पढ़ के आए थे, उसमें हमारी कौन सी यूनिट सेल थी? स्क्वायर प्लेनर यूनिट सेल पढ़ी थी हमने। तो स्क्वायर यूनिट सेल होगी ये, वो हम चेक करते हैं अभी कि यूनिट सेल होगी। पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे हम, इमेजिनेशन पोर्शन पढ़ेंगे, उससे हम जानेंगे। यानी कि स्क्वायर जो यूनिट सेल होती है, इसके रिपीट होने से इसका फॉर्मेशन होता है। इस वाले ए टाइप अरेंजमेंट का फॉर्मेशन किससे हुआ? एक लेटिस ही तो हुआ है। इस कौन सा लेटिस है? ए टाइप अरेंजमेंट लेटिस है। तो इसका फॉर्मेशन किससे होगा? यूनिट सेल से ही तो होगा। तो यूनिट सेल कौन सी होती है? इसमें स्क्वायर यूनिट सेल होती है, जिसका रिपीटेशन होकर के क्या बनता है? हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है भैया। तो स्क्वायर यूनिट सेल से रिपीट होकर के जो लेटिस बनता है, उसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखते हैं। इसे ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। इसका नाम हेक्सागोनल क्यों रखा? क्योंकि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल के रिपीट होने से, ये रहा आपका हेक्सागोनल, ये रहा आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल के रिपीट होने से बनता है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के रिपीट होने से बनता है, तो इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रखा गया था। अच्छा, क्या इस स्क्वायर के बाद और भी इसमें यूनिट सेल हो सकती हैं? इसमें हेक्सागोनल के बाद क्या और भी यूनिट हो सकती हैं? इसमें स्क्वायर के बाद हो सकती हैं? जी हाँ, हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। हम यही अब चेक करेंगे कि हमारे में इस लैटिस में कितनी यूनिट सेल हो सकती हैं। किसी भी लैटिस में क्वेश्चन ये बनता है, किसी भी लैटिस में क्या एक से अधिक यूनिट सेल हो सकती हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है ना आपके में कि किसी कोई लैटिस है भाई साहब, और उस लैटिस में क्या एक से अधिक यूनिट सेल हो सकती हैं? आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर रह सकता है, बिल्कुल रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती? किसी भी लैटिस में एक से अधिक नंबर ऑफ मैक्सिमम, यानी एक से अधिक अपार की यूनिट सेल होती है। नोट कर लो, यहां पर लिख लो, किसी भी ईपी वर्ड वाले हो ना, किसी भी लैटिस में एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकती है। ये नोट कर लो आप पॉइंट में, ठीक है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। अच्छा, बात ये आई कि इसमें और कौन कौन सी यूनिट सेल होंगी। पहली बात हमारा क्या होगा? हमें यूनिट सेल चेक करना, वो यूनिट सेल देखना होता है किसी लैटिस में कि इसमें यूनिट सेल, हमें क्या करना होता है? प्रॉपर्टी करनी होती है। प्रॉपर्टी हमने बता दिया कि हमें यूनिट सेल की प्रॉपर्टी पता कर लेंगे तो हमें पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी पता हो जाएगी। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि यूनिट सेल चेक कर लो भैया, उस लैटिस में है भी क्या नहीं है, तो कितनी है। तो पहला काम यह है कि इसमें हम यूनिट सेल चेक करेंगे। तो पहले यूनिट सेल हम अपने अन्यास से लगा लो कि ये हो सकती है। उसके बाद उस यूनिट सेल को चेक करने के तरीके होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहला तरीका है आपका इमेजिनेशन पोर्शन, यानी कि पहले आप इमेजिनेशन से पता लगा सकते हो कि इस यूनिट सेल है या नहीं है। दूसरा तरीका होता है आपका पैकिंग इफिशियंसी। आप मैथमेटिकल टूल होता है, आप मैथमेटिकल टूल से पता लगा सकते हो कि यूनिट सेल है या नहीं है। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसमें मान लो कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती है। आपने जियोमेट्री तो पढ़ी होगी, तो आप देखो सबसे पहले एक ये जियोमेट्री स्क्वायर हो सकती है, ये वाली हो सकती है। ठीक है, कोई दोहराए नहीं। एक यूनिट सेल आपकी ये भी हो सकती है, इसको यूनिट सेल नंबर फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड। अच्छा, एक यूनिट सेल आपकी ये भी हो सकती है, इसको यूनिट सेल नंबर मान लो थर्ड। अच्छा, एक यूनिट सेल आपकी ये ट्राइंगल की हो सकती है, इसको यूनिट सेल नंबर मान लो 4, और ये 5 तो आपकी है। यानी इसके बाद और इसमें कोई ज्यामिति बन सकती है, आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि एक यूनिट सेल आपकी ये बनी, और दूसरी यूनिट सेल आपकी ये बन सकती है, और तीसरी यूनिट सेल आपकी ये बन सकती है, और फोर्थ आपकी ये बन सकती है, और फिफ्थ तो आपकी ये है। इसके बेस पे तो इसका नाम, हमने ये क्या किया, हमने इस चीज को मान लिया कि आपकी यूनिट सेल हो सकती है। मानी तो ला है तो ना है, तो अब हम क्या करेंगे, चेक तो कर लें ये यूनिट सेल है भी या नहीं है। तो भैया अब इस यूनिट सेल को चेक करने का तरीके आपके पास दो होते हैं। कितने होते हैं? दो तरीके होते हैं। किसी भी यूनिट सेल को आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। फर्स्ट तरीका है आपका इमेजिनेशन,
कौन सा, इमेजिनेशन। और सेकंड तरीका है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। कौन सा,